नमस्कार दोस्तों, ट्रिकी गुरु अमित गुप्ता के YouTube चैनल में आज आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं यूपीएसआई 2017 की ऑनलाइन परीक्षा में पूछे गए हिंदी के कुछ ऐसे प्रश्न जिन्हें देखकर आपको अंदाजा लग जाएगा कि यूपीएसआई में किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं और आप अपनी तैयारी को सही दिशा दे पाएंगे। और अगर इन सभी प्रश्नों की आप PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो मैं अपने टेलीग्राम चैनल जिसका नाम है ट्रिकी गुरु अमित गुप्ता उस पर अपलोड कर दूंगा। आप चाहें तो वहाँ से जाकर इसका PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं इन प्रश्नों को। इसमें पहला प्रश्न, साहित्य के क्षेत्र में प्रथम नोबेल पुरस्कार किसे मिला था? तो साहित्य के क्षेत्र में भारत का वह कौन व्यक्ति था जिसे नोबेल पुरस्कार मिला था? तो उस व्यक्ति का नाम है रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर को गीतांजलि के लिए 1913 ईस्वी में साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। और रविंद्रनाथ टैगोर ही ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने राष्ट्रगान जनगण मन की रचना की है। तो हमारा आंसर हो जाता है ए। अगला प्रश्न है, सूरदास की रचना इनमें से कौन सी नहीं है? तो मैं कुछ प्रश्नों को ट्रिकी अप्रोच से आपको रटाने की भी कोशिश करूंगा। तो जिस रचना में सूर शब्द लग जाए, सूर, सरावली, सूर सागर, तो सूर शब्द लग जाए तो उम्मीद है कि 80% की ये सूरदास की रचना होगी। लेकिन कुछ रचनाएं ऐसी हैं जिसमें कि सूर लगने के बावजूद वो सूरदास की रचना नहीं है। लेकिन फिलहाल में ये दोनों सूर सरावली, सूर सागर आपको याद हो गया, सूरदास की रचना है। और ये एक थोड़ा सा आपको याद करना पड़ेगा, साहित्य लहरी। अगर आप मेरे वीडियो रेगुलर देखते होंगे तो आपको पता होगा कि हम लोग जितने ट्रिक बनाते हैं वो 2 अक्षर से ही बनाते हैं रटने के लिए। तो 2 अक्षर अगर इसमें से निकालेंगे तो शाही निकलेगा। शाही मतलब सहना, सहन शक्ति, सहना। यानी कि सूर जो व्यक्ति होते हैं, जो अंधे लोग होते हैं, उन्हें समाज में बहुत कुछ सहना पड़ता है। तो आप ये भी याद रखिएगा कि सूर सरावली, सूर सागर के साथ साथ साहित्य लहरी भी सूरदास की रचना है। यानी हमारा आंसर हो जाएगा डी, प्रेम वाटिका। प्रेम वाटिका सूरदास की रचना नहीं है। अगला प्रश्न, गुणवान का स्त्रीलिंग क्या होगा? यानी आपको पता होना चाहिए, अगर आप यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं तो स्त्रीलिंग पुल्लिंग की जानकारी आपको होनी चाहिए कि कैसे हम किन ट्रिक की मदद से पकड़ सकते हैं कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है, कौन सा शब्द पुल्लिंग है। तो खैर यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा गुणवती। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। गुणवान का स्त्रीलिंग है गुणवती। अब गुणवती के आगे महिला लगाने की जरूरत नहीं। जैसे राधा गुणवती महिला है तो महिला लगाने की जरूरत नहीं। गुणवती का मतलब ही है गुणवान महिला। तो कभी कभी वर्तनी शुद्धि अशुद्धि में यह प्रश्न पूछा जाता है, इसलिए मैंने बता दिया आपको। तो अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, हरिवंश राय बच्चन को किस कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचना के लिए मिला उन्हें? तो हरिवंश राय बच्चन की तो ये रचनाएं हैं, लेकिन पूछ रहा साहित्य अकादमी किसके लिए मिला? तो मधुशाला उनकी चर्चित रचना है। इसका मतलब ये नहीं कि इसी के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। इसमें सही जवाब है 2 चट्टानें। 2 चट्टानों के लिए इन्हें साहित्य का अकादमी पुरस्कार दिया गया था। यायावर का विलोम क्या होगा? यायावर का मतलब घुमक्कड़ी, घूमने वाले, यहाँ वहाँ घूमने वाले। जैसे आर्य आए थे, प्रारंभिक आर्य जो थे वो घुमक्कड़ी थे, यायावर थे। तो यहाँ पर हमारा इसका विलोम शब्द पूछ रहा है, यायावर मतलब घुमक्कड़ी। तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा सी, स्थिर। अगला प्रश्न, हिंदी भाषा की लिपि क्या है? तो बहुत आसान प्रश्न है। हिंदी जो हमारी भाषा अपनाई गई उसकी लिपि जो है वो, जिसमें हम लोग लिखते हैं, वो है देवनागरी लिपि। अगला प्रश्न, सजना है मुझे सजना के लिए। तो सजना शब्द यहाँ भी है, सजना शब्द यहाँ भी है। यानी सजना शब्द 2 बार आया, लेकिन दोनों ही सजना का अर्थ अलग अलग है। एक सजना का मतलब होता है सजना संवरना, यानी सुंदर दिखना। यानी सुंदर दिखना किसके लिए? तो सजना के लिए, यानी अपने प्रिय व्यक्ति के लिए, प्रियतम के लिए। तो दोनों ही का अर्थ अलग अलग है। सजना है, संवरना है किसके लिए? तो अपने सजना के लिए, अपने पति के लिए या अपने प्रेमी के लिए। तो यहाँ पर हमारा अलंकार हो जाता है सी, क्योंकि जब एक ही शब्द 2 बार आए और दोनों का अर्थ अलग अलग हो तो वहाँ पर यमक अलंकार होता है, जैसे कि कनक कनकते सौगुनी वाले में है। अगला प्रश्न, गीत गोविंद की रचना, मोस्ट इंपॉर्टेंट, बार बार पूछा जाने वाला प्रश्न। गीत गोविंद की रचना किसने की? तो जयदेव ने की। याद रखने का ट्रिक ये है कि जो ही आ जाए गीत, सोचिए कोई कुछ जनता या कुछ व्यक्ति गीत गा रहे हैं और उस गीत में वो जयकारे भी लगा रहे हैं, जयदेव जयदेव बोल रहे हैं। गीत गाने के साथ साथ उसमें जयकारा भी लगा रहे हैं। तो आपको याद रहेगा गीत गोविंद जयदेव। अगला प्रश्न, आगे नदियाँ बड़ी अपार कौन सा रस है? तो आगे नदियाँ बड़ी अपार, तो ये है वीर रस। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि ये आगे कविता है, ये है कि आगे नदियाँ बड़ी अपार, राणा ने सोचा इस बार तब तक चेतक था उस पार। यानी एक कहानी है कि जब महाराणा
महाराणा प्रताप अपने घोड़े चेतक से जा रहे थे तो बीच में एक नदी पड़ गई थी। तो चेतक पे सवार थे महाराणा प्रताप, तो वो सोच ही रहे थे कि मैं कैसे इस पार से उस पार जाऊं। अभी सोच ही रहे थे वो इस बात को, इस बार तब तक चेतक था इस पार, आगे नदियां बड़ी अपार। राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। तो यहाँ पर अगर अलंकार पूछेगा तो यहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार भी हो जाएगा, यानी अलंकार अगर पूछता है तो अतिशयोक्ति अलंकार हो जाएगा, अतिशयोक्ति अलंकार भी हो जाएगा, क्योंकि इसमें बहुत बढ़ा चढ़ा कर बात कही गई कि आगे नदियां बड़ी अपार और राणा ने सोचा अभी इस पार, अभी सोच ही रहे इस पार, तब तक चेतक था उस पार, तो अतिशयोक्ति अलंकार भी हो जाएगा। अगला प्रश्न, राई का पहाड़ बनाना मुहावरा का अर्थ क्या है? तो राई का पहाड़ बनाना, अधिकतर इस बात का प्रयोग किया जाता है, राई का पहाड़ आपने बना दिया है। तो छोटी वस्तु को बड़ी करना, कुछ लग रहा है कि सही है, छोटी बात को बढ़ा चढ़ा करना, ये भी सही है। राई का पहाड़ बना, तो आपको पता होगा ट्रिक ये कि मुहावरे में वो सही नहीं होता जो एकदम उसी का व्याख्या रहे, यानी हूबहू वही रहे। राई का पहाड़ बना, तो सचमुच में राई को पहाड़ बनाना अगर लिखा रहे तो गलत होगा। 9 2 11 होना का मतलब लिख दे कि 9 में 2 जोड़ने से 11 होता है, तो गलत हो जाएगा। यानी जो लिखा रहा है उसका वही अर्थ मुहावरे में नहीं होता, बल्कि उसका लाक्षणिक अर्थ होता है। तो यहां पर हमारा आंसर हो जाता है बी, छोटी बात को बढ़ा चढ़ाकर कहना। बोया पेड़ बबूल का, जिसमें कि कांटे होते हैं, तो आम कहां से हो खाए? यानी आप बबूल का पेड़ बोएंगे कांटेदार, तो आपको कांटे ही मिलेंगे, आम कहां से मिलेगा? तो इसमें मुहावरे का अर्थ हमें मुहावरे के रूप में ही बताना है। तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा ए, जैसी करनी वैसी भरनी। यानी अगर बबूल बोएंगे तो बबूल, आम बोएंगे तो आम ही आपको खाने को मिलेगा। आंसर हो जाएगा ये। मुनि का बहुवचन बताना है, तो मुनि ए, ये तो कहने में ही खराब लग रहा है। मुनि ओ, ये भी कहने में खराब लग रहा है। मुनियो, ये सही लग रहा है, मुनियो, तो यही बहुवचन सही है। भ्राता यानी भाई का स्त्रीलिंग क्या है? तो आपको पता होगा भ्राता का भार्या नहीं होगा, बहन भी नहीं होगा, ये तो हिंदी में डायरेक्ट हो जाएगा। तो भ्राता का सही स्त्रीलिंग होगा भगिनी। भगिनी का मतलब बहनी होता है, तो हमारा आंसर हो जाएगा बी। राउत का स्त्रीलिंग क्या होगा? राउत का स्त्रीलिंग होगा, जैसे पंडित का पंडिताइन होता है उसी तरह से राउत का रौताइन होगा। इसी तरह से अधिकतर जाति सूचक शब्दों के स्त्रीलिंग बनते हैं। अगला है अस्तोमा सदगमय, तो ज्यादातर लोगों को ये संस्कृत का श्लोक पता होगा। अस्तोमा सदगमय, तमसोमा ज्योतिर्गमय, तो हमारा आंसर हो जाएगा बी। आकार का समानार्थी है, बहुत आसान प्रश्न। आकार का पर्यायवाची शब्द समानार्थी शब्द क्या होगा? तो दृश्य होगा नहीं, निराकार एकदम अलग है, नजारा अलग है, यानी आकृति होगा। आकृति कहिए या आकार कहिए, बात एक ही है। अगला प्रश्न, माखनलाल चतुर्वेदी को किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? साहित्य अकादमी से कई प्रश्न पूछे गए हैं, तो आप समझ सकते हैं आपको क्या करना है। माखनलाल चतुर्वेदी की कौन सी रचना के चलते उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? तो याद रखिए हिम तरंगिणी। तो माखनलाल यानी मक्खन से बना हुआ हिम यानी बर्फ, आइसक्रीम। माखनलाल चतुर्वेदी मक्खन से बना हुआ हिम जो कि तरंग का है, एक मिलता जुलता है कि ये भी विकल्प है, ये नहीं होगा। अगला प्रश्न है गाय का विलोम शब्द क्या होगा? तो गाय का विलोम शब्द होता है बैल। स्त्रीलिंग पुल्लिंग के आधार पे है। जो कहा न जा सके, इसमें मूल शब्द, ऐसा शब्द जब रहे तो आप मूल शब्द पकड़िए। जो इसमें मूल शब्द नहीं, ना जा सके मूल शब्द नहीं, असली शब्द है कहना। जो कहा ना जा सके तो मूल शब्द है कहना। जो क्षमा करने के योग्य ना हो तो असली शब्द है क्षमा। जो कहीं जा ना सके तो गम। जो बूढ़ा ना हो तो असली शब्द है जर, बूढ़ा। तो उसी तरह से यहाँ पर जो कहा न जा सके, तो कहना अकथनीय, यही एक ही विकल्प ही है, अकथनीय, जो कहा ना जा सके। तो सभी विकल्पों को भी अब अगर आप देखेंगे तो 2 विकल्प तो आराम से कट जाया करेंगे, 2 ही में ही आपको कंफ्यूज होंगे, जिसमें उसके बाद 2 जब बच जाए तो आप 2 में से एक विकल्प को आसानी से छाड़ सकते हैं। राजनेता में कौन सा समास है? तो अगर मेरे ट्रिकी समास के अगर आप वीडियो देखेंगे, इसका लिंक मैं उसमें लगा भी दूंगा कार्ड में ऊपर दाईं तरफ, आप देख लीजिएगा चाहे तो। समास का मैंने ट्रिकी वीडियो बनाया है। तो राजनेता में कौन सा समास है? तो तत्पुरुष समास है। तो इसका ट्रिक ये है कि तत्पुरुष समास वो होता है जिस शब्द के बीच में कोई शब्द छुपा रहे, 2 शब्द के इस बीच में कोई शब्द छुपा हो, का, की, में, से, पर कुछ छुपा रहे, तो वो तत्पुरुष समास होता है। जैसे राजनेता में क्या छुपा हो? तो राज्य का नेता,
राज्य का नेता, बीच में का शब्द छुपा हुआ है। और ये कौन सा तत्पुरुष है? तो संबंध तत्पुरुष है। संबंध में का की के होता है। हमारा आंसर है ए। अधजल गगरी बहुत आसान है। छलकत जाए, लेकिन कुछ कंफ्यूजन हो सकता है कि छलकत जाए कि छलकती जाए कि उछलती जाए, ये मान लीजिए नहीं होगा, कम से कम ए और बी में कंफ्यूजन हो सकता है। तो याद रखिए एक ट्रिक की जो भी मुहावरे या लोकोक्तियां होती हैं उसमें जो शब्द रहता है एकदम वही शब्द का इस्तेमाल करना होता है। ये नहीं है कि जैसे अगर लिखा रहा है कि 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, तो रात के जगह पर आप कभी भी रात्रि शब्द का इस्तेमाल नहीं कर सकते। रात्रि या निशा शब्द का इस्तेमाल इसके जगह पर नहीं कर सकते कि 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी निशा या फिर अंधेरी रात्रि, नहीं कर सकते। मुहावरे में जो परंपरागत रूप से सदियों से जो शब्द प्रयोग में होता आ रहा है वही शब्द का इस्तेमाल करना होता है, यानी पर्यायवाची शब्द का इस्तेमाल उसके जगह पे कर देंगे तो वो गलत हो जाएगा। यानी छलकत के जगह पे अगर आप छलकती कर देंगे तो गलत हो जाएगा। अधजल गगरी छलकत जाए, इसका मतलब यही हुआ कि आपको मुहावरों के शब्द ठीक से याद करने पड़ेंगे। जहां पर वर्णों की आवृत्ति बार बार होती है उनमें इनमें से क्या होता है? वर्णों की आवृत्ति बार बार होती है तो वहां पे अनुप्रास अलंकार होता है। तो यहां पर सिर्फ आपको अलंकार ही टिक करना है। थोथा चना बजे नहीं बाजे, यहां पर वही बात है, एकदम करेक्ट आपको याद होना चाहिए कि बजे है कि बाजे है। तो थोथा चना बाजे घना, अधजल गगरी छलकत जाए। मैं पत्र लिख रहा था, इसमें काल से संबंधित है। काल पर अभी मैंने वीडियो नहीं बनाया है, मेरे पास एक ट्रिकी वीडियो है, मैं चाहूँ तो इस पर बनाऊंगा समय आने पर। तो मैं पत्र लिख रहा था, इसमें आपको ट्रिक कहाँ से, फिलहाल मैं इसी प्रश्न का बता दे रहा हूँ। जहाँ पे आपको रहा दिख जाएगा तो वहाँ पे हो जाएगा अपूर्ण। फिलहाल मैं ट्रिक ये बता दे रहा हूँ, मैं पत्र लिख रहा था, पता नहीं मैं लिख रहा था उस कार्य को अपना लिखने का पूरा कर पाया या बीच ही में कोई आकर मुझे वहाँ से उठा कर लेकर चला गया, या मैं पत्र लिख रहा था, हो सकता है बीच ही में लिखना बंद करके कहीं सोने चला गया। तो मैं पत्र लिख रहा था, पता नहीं पत्र लिख पाया कि नहीं पाया, ये इस बात से नहीं पता चला। मैं लिख रहा था, मैं खा रहा था, मैं जा रहा हूँ, मैं जा रहा था। तो रहा था यानी पता चला कि ये क्रिया पता नहीं पूरी हुई है कि नहीं, यानी कि ये क्रिया अपूर्ण है। तो इसमें आप टिक कर दीजिएगा बी को, अपूर्ण। यानी कुल मिला के रहा आपको जरूर दिखेगा, तो रहा दिखा तो अपूर्ण। उड़ती चिड़िया के पंख गिनना, तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा मन की बात जाना। रटे रहे एकदम, मन की बात जाना। पंख गिनने वाला आएगा तो मन की बात जाना, क्योंकि थोड़े थोड़े का अंतर विकल्प में रह सकता है। सांप का पर्यायवाची है, तो सांप का पर्यायवाची है अहि, अहि, भुजंग, फणीधर, फणी, पन्नग, ये सब सांप के पर्यायवाची है। केहरी और शार्दूल तो ये सिंह के पर्यायवाची है। नागार्जुन का वास्तविक नाम क्या था? तो नागार्जुन का वास्तविक नाम ए है। देखिए ए और बी में कंफ्यूजन के लिए एक ही जैसा वैध दिया है, ताकि अगर जो दो अक्षर से याद किया रहा है उसके लिए कंफ्यूजन हो जाए। वैद्यनाथ मिश्र, तो 2 अक्षर से तो आप याद करिए ही ट्रिकी तरीके से, लेकिन इसके साथ साथ 1-2 बार पूरा शब्द भी आपको पढ़ लेना चाहिए। तो हमारा आंसर हो जाता है ए, वैद्यनाथ मिश्र। उर्वशी किसकी रचना है? उर्वशी सुंदरी राम, रट लीजिए उर्वशी को राम से, यानी रामधारी सिंह दिनकर। यानी उर्वशी जैसी सुंदर महिला जहां पर होगी वहां रामधारी सिंह दिनकर, यानी सुबह हो जाएगा, उजाला हो जाएगा। तो दोस्तों आज का यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, इसे अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे ट्रिकी वीडियो यूपीएससी से संबंधित मैं समय समय पर लाता रहता हूं। धन्यवाद दोस्तों।